नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित और जाने माने पत्रकारों में से एक रवीश कुमार की। उनका सफर सच में कमाल का रहा है। एक ट्रेडिशनल न्यूज डेस्क से निकलकर आज के इस डिजिटल दौर के पायनियर बनने तक का उनका सफर अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल हितेश दिल से को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं उनकी एक बेहद प्रभावशाली बात से। जब उन्हें 2019 में रमन मगसेसे अवार्ड मिला था तो उसके साइटेशन में एक लाइन थी, अगर आप लोगों की आवाज बन गए हैं तो आप एक पत्रकार हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर। ये छोटी सी लाइन असल में उनकी पूरी मीडिया फिलॉसफी का निचोड़ है। उनके हिसाब से पत्रकारिता का सबसे बड़ा काम ही यही है कि आम जनता की सेवा की जाए और उनकी आवाज बनी जाए। अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है। तो आज के इस सफर में हम किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। दूसरा, द एनडीटीवीयर्स। तीसरा, मीडिया क्राइसिस का विश्लेषण। चौथा, एक लेखक के रूप में उनका पहलू, बियॉन्ड द न्यूज डेस्क। और आखिर में उनका डिजिटल दौर, यानी अ डिजिटल री इन्वेंशन। आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने उन कहानियों को जगह दी जिन्हें बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से भुला दिया था। साल 2019 की बात है। उन्हें रमन मगसेसे अवार्ड से नवाजा गया, जिसे आप जानते ही होंगे कि अक्सर एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और खास बात ये थी कि वो ये अवार्ड जीतने वाले 5वें भारतीय पत्रकार बने। उन्हें ये बड़ा सम्मान उनकी नैतिक यानी एथिकल और बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकारिता पर अटूट विश्वास के लिए दिया गया था। अब जरा इन मुद्दों पर गौर कीजिए। उनकी रिपोर्टिंग हमेशा से जमीनी हकीकत से जुड़ी रही। जहां बाकी लोग सनसनीखेज खबरों के पीछे भाग रहे थे, वहीं रविश अपने प्राइम टाइम शो पर आम नागरिकों के उन संघर्षों की बात कर रहे थे जो अक्सर छूट जाते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स की परेशानियां, रिक्शा चलाने वाले लोग, अपने घरों से विस्थापित हुए किसान, पैसों की कमी से जूझते सरकारी स्कूल और हमारे रेलवे सिस्टम की बदहाली, ये थे उनके असली मुद्दे। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द एनडीटीवी ईयर्स। ये हिस्सा हमें बताता है कि ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया में उनकी जड़ें कितनी गहरी रही हैं। उनके करियर का ग्राफ सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, बिहार के एक छोटे से गांव जितवरपुर से आकर 1994 में एनडीटीवी में उन्होंने सिर्फ चिट्ठियां छांटने के काम से शुरुआत की थी। वहां से आगे बढ़ते हुए 1996 में वो एक फील्ड रिपोर्टर बने। सफर चलता रहा। 2019 में उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता और आखिरकार वो एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर बने। और फिर उसी एनडीटीवी से उन्होंने 2022 में अपना इस्तीफा दे दिया। वो लाल माइक याद आता रहेगा, अब वो लाल माइक नहीं होगा। एक चिट्ठियां छांटने वाले से लेकर मैनेजिंग एडिटर बनने तक का ये सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। अपने इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपने स्टूडियो को द पीपल्स न्यूज रूम में तब्दील कर दिया, यानी आम जनता का न्यूज रूम। जहां दूसरी तरफ चीख चिल्लाहट वाली डिबेट्स आम बात हो गई थी, रवीश का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो शांति और तथ्यों पर बात करते थे। वो अक्सर स्टूडियो से बाहर निकलकर देश भर में घूमे और सीधे उन गरीब और पिछड़े लोगों से बात की जिन्हें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, एनालाइजिंग द मीडिया क्राइसिस। यहाँ हम आधुनिक पत्रकारिता पर उनके गहरे विश्लेषण को समझेंगे। अपने मैग्सेसे अवार्ड भाषण में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला मुद्दा उठाया था। उन्होंने इसको नाम दिया नॉलेज इनइक्वालिटी, यानी ज्ञान की असमानता। बात बड़ी सीधी है पर खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि कैसे छोटे शहरों और गांव की एक बहुत बड़ी आबादी को सही जानकारी और बेहतर शिक्षा से पूरी तरह काट दिया गया है, जबकि क्वालिटी ज्ञान के सारे संसाधन बस कुछ ही बड़े शहरों में सिमट कर रह गए हैं। और इस ज्ञान की असमानता का नतीजा क्या होता है? यहाँ एक बड़ा ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है तथ्यों पर आधारित जिम्मेदार पत्रकारिता और दूसरी तरफ है वो जिसे उन्होंने बड़ी मशहूर तरीके से
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दिया। उनका मानना है कि जब लोगों को सही और तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिलती, तब यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस खालीपन को भरने लगती है अपने झूठे प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के खतरनाक जाल से। इस समस्या को सामने लाने के लिए 2016 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो टीवी के इतिहास में शायद ही किसी ने सोचा हो। टीवी न्यूज़ आजकल किस तरह शोर शराबे और एक भीड़ जैसी बहस में बदल गई है, इसका विरोध दर्ज करने के लिए उन्होंने पूरे 1 घंटे तक अपनी टीवी स्क्रीन को बिल्कुल काला रखा। उस डार्क स्क्रीन ब्रॉडकास्ट पर कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की चीखती चिल्लाती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बिना कोई तस्वीर दिखाए इस मुद्दे की गहराई को समझाने का ये एक बेहद ताकतवर तरीका था। आइए अब चौथे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, बियॉन्ड द न्यूज़ डेस्क, द लिटरेरी ऑब्जर्वर। रवीश कुमार सिर्फ एक सख्त और तीखे मीडिया आलोचक ही नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही संवेदनशील और बारीकी से चीज़ों को देखने वाला लेखक भी छिपा है। जी हाँ, वो एक बेहतरीन लेखक भी हैं और उनकी कई किताबें काफ़ी चर्चित रही हैं। इनमें लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र पर लिखी गई द फ्री वॉइस और बोलना ही है जैसी गंभीर किताबें शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही अलग और दिलचस्प शॉर्ट फिक्शन बुक भी लिखी है। उस किताब का नाम है अ सिटी हैपेंस इन लव, जिसका हिंदी नाम है इश्क में शहर होना। अपनी इस किताब इश्क में शहर होना में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर का इस्तेमाल किया है। वो लिखते हैं कि प्रेमी अपनी जगह ढूंढते हैं, पर शहर खुद उनके रिश्तों को आकार देता है। ये विचार अपने आप में कितना गहरा है ना? ये दर्शाता है कि आज का एक बड़ा भारतीय शहर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वालों की जिंदगियों और उनके रिश्तों में एक जिंदा सांस लेते हुए किरदार की तरह शामिल होता है। इस किताब की छोटी छोटी कहानियों में आपको रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग रंग मिलेंगे, जैसे दिल्ली की उस भरी हुई डीटीसी बस का सफर, अचानक आई बारिश से बचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे ठिठुरता हुआ एक जोड़ा, या फिर बिहार से आए एक लड़के का मोमो बेचने वाली लड़की की तरफ आकर्षण। ये कहानियाँ बहुत ही गहरी संवेदना के साथ बताती हैं कि कैसे इन बड़े भीड़ भाड़ वाले शहरों में आम लोग थोड़ी सी जगह, थोड़े से प्यार और अपनी छोटी छोटी आशाओं के लिए हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, एक डिजिटल रीइन्वेंशन। चलिए देखते हैं कि कैसे मीडिया जगत के एक बड़े कॉर्पोरेट ने इस सफर को एक नया मोड़, एक नई दिशा दे दी। बात है नवंबर 2022 की, जब अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया। उसके तुरंत बाद रवीश कुमार ने उस नेटवर्क से इस्तीफा दे दिया जहां उन्होंने अपनी जीवन के लगभग 30 साल बिताए थे। अपने इस बड़े कदम के पीछे उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि ट्रेडिशनल मीडिया में अब उन पत्रकारों के लिए जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है जो अपने काम और अपने असूलों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते। यह दिन भी आना ही है। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेडिशनल टीवी स्क्रीन छोड़ने के बाद उन्होंने YouTube पर अपना खुद का चैनल शुरू किया और नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। 14.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स और लगभग 3 बिलियन व्यूज। ये विशाल आंकड़ा इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भले ही प्लेटफॉर्म बदल गया हो, पर डिजिटल दौर में भी एक बेबाक आवाज और सच्ची पत्रकारिता की भूख आज भी लोगों में कितनी ज्यादा है। ये सच में उनका एक डिजिटल पुनर्जन्म था। उनके इस शानदार डिजिटल कमबैक को देखकर सालों पहले मनीला में कहे गए उनके खुद के शब्द आज बिल्कुल सच साबित होते हैं। उन्होंने वहां कहा था कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि मैदान में कोई था। उनका ये विचार क्लियरली दिखाता है कि सच्चाई की तलाश और विरोध की आवाज अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे उसका रूप जो भी हो। आखिर में ये पूरी चर्चा हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे ट्रेडिशनल न्यूज रूम्स पर दबाव और उनकी मजबूरियां बढ़ रही हैं, तो क्या YouTube जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही अब स्वतंत्र और बिना छनी हुई असली पत्रकारिता का आखिरी सुरक्षित ठिकाना बन जाएंगे? इस बात पर हम सबको आने वाले समय में गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। तो इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अभी हितेश दिल से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ